दोस्तों, क्या वक्फ संशोधन कानून लाकर सरकार ने मुसीबत मोल ले ली है? अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है? दोस्तों, आज 15 तारीख है। कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई करने वाला है। आप जानते हैं दोस्तों, अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा इस कानून को चुनौती देते हुए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली जा चुकी है, और कल का वो दिन है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर सुनवाई करेगा। लेकिन उस सुनवाई से पहले ही दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज के अखबार में छपी है, तो मुझे लगा इसके बारे में आपसे जरूर मैं खबर शेयर करूं। दोस्तों, जब कल सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा का पूरा मामला सुना जाना था और इसको लेकर बड़ी खबर शायद कोई आ सकती थी, आज दैनिक भास्कर ने एक बहुत ही हैरान करने वाली और एक बड़ी राजनीतिक खबर छापी है। दोस्तों, इस खबर को अगर आप गौर से पढ़ें तो ये समझ में आता है कि वक्फ संशोधन कानून के बाद इस सरकार का क्या एजेंडा रहने वाला है। दोस्तों, दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक जो शीर्षक है खबर का, वो लिखा है, वक्फ बिल के बाद अब यूसीसी केंद्र सरकार के टॉप एजेंडे में लौटा। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड आरएसएस का एक बहुत पुराना एजेंडा रहा है, बीजेपी का एक बहुत पुराना एजेंडा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कह लीजिए, राम मंदिर कह लीजिए, धारा 370 कह लीजिए कश्मीर से, ये प्रमुख एजेंडे रहे हैं बीजेपी के। बाकायदा बीजेपी इसको घोषणा पत्र में लिखती रही है। वो अलग बात है कि गठबंधन की सरकारें बाद में बनी तो उसने घोषणा पत्र में इसको लिखा, लेकिन इस पर काम नहीं किया। लेकिन हम जानते हैं कि हाल के सालों में मोदी सरकार ने इन सब चीजों पर न केवल काम किया बल्कि डंके की चोट पर काम किया, संसद से बकायदा कानून बनवाकर काम किया। और अब दोस्तों, इस खबर के मुताबिक वक्फ बिल के बाद जो सरकार का अगला कदम हो सकता है, अगला एजेंडा, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आप कहेंगे दोस्तों, इसकी क्या जरूरत है? आखिर मोदी इतने ज्यादा एग्रेसिव इस पूरे के पूरे मामले में क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या कहीं कोई नुकसान हो रहा है जिसकी भरपाई करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? ये भी इस खबर में लिखा है, लेकिन पहले इस खबर का डिटेल आपके सामने रख देती हूँ। ये केवल हवा ही नहीं है दोस्तों। इस खबर के मुताबिक ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको लेकर विधि आयोग ने बकायदा एक बार फिर से सक्रिय हो गया। विधि आयोग 23वें विधि आयोग की अधिसूचना 2 सितंबर को जारी कर दी गई है। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस दिनेश माहेश्वरी आयोग के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, और इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आगे विधि आयोग लगातार काम करना शुरू कर चुका है। दोस्तों, सब जानते हैं कि 22वें विधि आयोग ने यूसीसी का एक ड्राफ्ट तैयार किया था, और वो ड्राफ्ट जनता के समक्ष रखा था, और ये कहा गया था कि करीब 1 करोड़ लोगों ने इस मामले में अपनी अपनी सुझाव दिए। लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते पर चला गया, और उसके बाद आप जानते ही हैं, फिर चुनाव आ गए, और अब चुनाव के बाद, चुनाव में एक बार फिर से सरकार बनाने के बाद सरकार ले आई वक्फ संशोधन बिल। और अब जो दैनिक भास्कर की खबर बता रही है कि सरकार अब यूसीसी पर काम कर सकती है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम कर सकती है। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है? आखिर ये सरकार इतना ज्यादा अपने एजेंडे पर इतनी तेजी से काम क्यों कर रही है? दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजह है, जिनमें से एक वजह दैनिक भास्कर ने छापी है। वो ये है कि यूसीसी पर अगर सरकार कदम आगे बढ़ाती है तो जो नॉर्थ वर्सेस साउथ का एक एजेंडा चलाने की कोशिश, एक मुद्दा बनाने की कोशिश एमके स्टालिन कर रहे हैं डिलिमिटेशन के जरिए, उसको एक जवाब मिल जाएगा। सब जानते हैं दोस्तों, डिलिमिटेशन को एमके स्टालिन ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया है, और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी उन्होंने कर ली है, और इसको लेकर बकायदा एक पूरा प्रारूप भी एमके स्टालिन ने रख दिया। और उसके जरिए स्टालिन ये निशाने पर ले रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार को कि आने वाले जो जनगणना है उसके आंकड़े आने के बाद फिर से डिलिमिटेशन किया जाएगा, और इसके जरिए जो केंद्र की मोदी सरकार है वो जानबूझकर दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें घटाकर उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ा देगा, ताकि केंद्र की मोदी सरकार को, या फिर कह ले कि बीजेपी को ये सूट करता है कि हिंदी पट्टी में उसका प्रभाव ज्यादा है तो वहां सीटें बढ़ जाएं। हालांकि दोस्तों, तमिलनाडु में ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन ये सब जानते हैं कि इस मसले पर आज नहीं तो कल चंद्रबाबू नायडू को भी एमके स्टालिन के साथ कदमताल करना पड़ेगा, क्योंकि सीटें केवल अगर घटी तो तमिलनाडु में अकेले नहीं घटेंगी। सीटें अगर घटी या फिर उस अनुपात में नहीं बढ़ी जिस अनुपात में उत्तर भारत में बढ़नी है, तो फिर वो आंध्र प्रदेश में भी हो, और चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश की राजनीति करनी है। तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि इसके जरिए जो चंद्रबाबू नायडू डिलिमिटेशन के मुद्दे को लेकर लगातार चुप है और राजनीतिक तौर पर पशुपेश में है, उस कंफ्यूजन को थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन फिर भी दोस्तों, एक और सवाल मन में उठता है कि अभी संघ का एक बहुत पुराना एजेंडा जिसको बीजेपी ने अमली जामा पहनाया है, वक्फ संशोधन कानून,
उसके बाद आखिर इतनी जल्दबाजी में सरकार क्यों है ये यूसीसी को लाने के लिए? तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो अगला साल है ये बहुत ही निर्णायक है, क्योंकि अगले साल आप देखिए ताबड़तोड़ चुनाव होने वाले हैं। अगले साल पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, अगले साल तमिलनाडु में भी चुनाव है, कई और दूसरे महत्वपूर्ण राज्यों में भी चुनाव है, असम में भी चुनाव है, और दोस्तों इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव है। आप ये समझ लीजिए कि इस साल के आखिर के बाद और अगले साल की शुरुआत से ही जो यूपी चुनाव है उसका तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही पश्चिम बंगाल का चुनाव और दूसरे राज्यों के चुनाव निपटेंगे, आप देखिएगा पूरा का पूरा जो राजनीतिक माहौल है वो यूपी चुनाव की तरफ केंद्रित हो जाएगा। और यूपी चुनाव 2027 में होने वाले यूपी चुनाव बहुत ही अहम है बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर यूपी बीजेपी के हाथ से निकल गया तो फिर बीजेपी के लिए 2029 में फिर से सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। तो एक्चुअली में बीजेपी चाहती है कि वक्फ संशोधन कानून के जरिए जो एक राजनीतिक तापमान बढ़ा है और उसका जो वोटर लगातार मोबिलाइज हुआ है वो मोबिलाइजेशन रुके ना। दोस्तों इसके अलावा एक और बात जिस पर नजर बहुत कम लोगों की गई है, लेकिन वो समाज में बहुत धीमे से हो रहा है, बहुत करीने से हो रहा है, वो ये है कि जो सामाजिक न्याय का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, चाहे राहुल गांधी आप कह लीजिए राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं, अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं यूपी में, ये प्रभावी है। इसका सबूत हम 2024 के लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। अब देश में देखिए बहुत डिफरेंट लेवल की, बहुत अलग अलग तरह की मोबिलाइजेशन हो रही है। एक मोबिलाइजेशन अगर हिंदू वोटों के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे, हिंदुत्व की राजनीति में हो रही है, तो एक मोबिलाइजेशन संविधान के झंडे तले, संविधान खतरे है, संविधान को बचाना है, संविधान खतरे में है के नाम पर राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव या फिर अखिलेश यादव जैसे लोग भी कर रहे हैं, जहां पर वो उन जातियों की तरफ पहुंच रहे हैं जिन जातियों को अभी तक सामाजिक न्याय की पार्टियां वो न्याय नहीं दिला पाई जिसके वादे से ये पार्टियां बनी थी। ऐसी बहुत सी जातियां हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार में कह लीजिए, चाहे वो यूपी में कह लीजिए, जिनका अपना कोई नेता नहीं है, चाहे वो दलित जातियां कह लीजिए, चाहे वो पिछड़ी जातियां कह लीजिए, और अगर उनके नेता हैं भी तो वो बहुत ही बोरियत और थकावट वाली राजनीति में आ चुके हैं। तो उन जातियों में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों का असर तो देखा है ना हमने। और वो प्रयासों का असर केवल अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने नहीं देखा है, वो संघ ने भी देखा है, वो आरएसएस ने भी देखा है, वो बीजेपी ने भी देखा है, मोदी ने भी देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल राजनीतिक विश्लेषण है कि ये जो अलग तरह का मोबिलाइजेशन हो रहा है ये और प्रभावी ना हो, लोगों के बीच ये और पैठ ना बढ़ा पाए, इसीलिए जो एक हिंदुत्व के नाम पर मोबिलाइजेशन हुआ है, इसकी जो एक तपिश है, किसी भी हाल में बीजेपी चाहती नहीं कि वो तपिश कम हो। इसलिए वो लगातार, आप देखिएगा इस तरह के मुद्दे अब लगातार आते रहेंगे और समाज में आप लगातार इस तरह की बहसें या इस तरह की गोदी मीडिया में चर्चा आप सुनते रहेंगे, लगातार सुनते रहेंगे, निरंतर चलती रहेगी, कभी ना रुकने वाली, और ये 2029 के लोकसभा चुनाव तक चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों, बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं करेगी तो क्या करेगी? मतलब राजनीतिक तौर पर बीजेपी के पास इसके अलावा कोई भी और विचार नहीं है। लेकिन इस पूरी पॉलिटिक्स में दोस्तों क्या सुप्रीम कोर्ट ब्रेक लगा सकता है? देखिए, करने को तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, सब जानते हैं। मैं लगातार पिछले कई हफ्तों से बोल रही हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है वो इस सरकार के लिए बहुत बड़ी किरकिरी बना था। हालत ये हो गई थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार में मोदी जी को कहना पड़ गया था कि बाद में देखिए आने वाली पीढ़ियां पछताएंगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को पर इस तरह का फैसला दिया गया, और डीवाई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया। और पहली बार इस फैसले के जरिए हमको पता चला, क्योंकि डिटेल्स भी सार्वजनिक करनी पड़ी कंपनियों को, तो इसके जरिए हमको पता चला कि कौन कौन सी कंपनियों पर एजेंसियों ने कार्रवाइयां की और फिर उन कंपनियों ने किस किस दल को चंदा दिया। सब जानते हैं, उन बातों पर बहुत बार विवेचना हो चुकी है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि अगर वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करनी शुरू कर दी, और इस पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं इस बिल में जिसको लेकर बहस हो सकती है, और अगर वो बहस लंबी खिंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी कर दी या फिर कोई फैसला दे दिया, तो इस सरकार के लिए वो बहुत बड़ी किरकिरी बन जाएगा। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ी किरकिरी बन जाएगा, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि ये सरकार लगातार असंवैधानिक फैसले ले रही है, ये सरकार लगातार असंवैधानिक बिल ला रही है। तो हो सकता है बीजेपी ये चाहती हो कि अगर ऐसा कोई कदम सुप्रीम कोर्ट उठाती है तो उससे पहले ही हमारे पास जो दूसरा मुद्दा है वो ऑलरेडी तैयार है। मोदी मीडिया को लगातार हेडलाइन देनी होती है ना, तो अब आप देखिए अलग अलग मोर्चों पर काम हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा दोस्तों, इट्स टू अर्ली टू से, अभी बहुत जल्दबाजी है कहना। अभी तो कल सुप्रीम कोर्ट
इस पर सुनवाई करना शुरू करता है, सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या रुख रखता है, इट्स टू अर्ली। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अभी बेंच बनाए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बेंच ही तैयार नहीं की है। कौन सी बेंच सुनवाई करेगी, उसमें कितने जजेस होंगे और किस किस डेट्स पर सुनवाई होगी, अभी ये मामला काफी लंबा चलेगा। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला भी काफी लंबा चला था, एक दिन में फैसला नहीं आया था। लेकिन सुनवाइयां अगर शुरू हो गई तो सुप्रीम कोर्ट कई बार कई टिप्पणियां कर देता है, और वो टिप्पणियां ही अपने आप में सरकार के लिए किरकिरी कराने के लिए काफी होती है। इसीलिए शायद ये सब कुछ किया जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।